ठीक है। सो अब हमारा हमारा अगला टॉपिक होगा कि हम लोग इस हिस्टैरिसीस जो कंसेप्ट पढ़ा है इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे। तो बच्चों एक चीज को समझो यहाँ पर कि इसकी एक एक जो यूज है जिसको कि जो हमारे सिलेबस में मेंशन है कि हम हिस्टैरिसीस लूप से ये बता सकते हैं कि हमारा कोई मटेरियल पैरामैग्नेट बनाने के लिए जरूरी है। हम उससे ट्रांसफॉर्मर की कोर बना सकते हैं या उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना सकते हैं। तो आप एक परमानेंट 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 मैग्नेट बनाना चाहते हो, ट्रांसफार्मर की कोर बनाना चाहते हो या उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हो, तो इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे? हिस्टैरिसीस के बारे में क्या मैंने बताया था कि हिस्टैरिसीस जो होता है असल में जब आप किसी मटेरियल के ऊपर एच लगाते हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर और उसमें जो मैग्नेटाइजेशन है उसको देखते हो तो एक कर्व इस तरह से बनता है। आपका ये एक कर्व बन के आता है वहां पर। तो इस कर्व को हम हिस्टैरिसीस कर्व कहते हैं। इस कर्व में ये जो हिस्सा होता है जो यहाँ आप स्क्रीन पे येलो से देख रहे हो इसे कहते हैं रिटेंटिविटी। और जो ये हिस्सा होता है जो आप रेड से देख रहे हो इसे कहते हैं कोएर्सिविटी। तो रिटेंटिविटी क्या दिखाता है? येलो वाला पोर्शन दिखाता है कि इस मटेरियल के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड लगी और लगने के बाद जब हटा ली गई उसके बाद भी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक पावर या मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया। मटेरियल के अंदर बचा रहने वाला जो मैग्नेटिज्म होता है उसी को हम उसका रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को रिटेंटिविटी कहते हैं। तो अगर रिटेंटिविटी ज्यादा है इसका मतलब मटेरियल अपने अंदर काफी ज्यादा चुंबकत्व बचा ले जाएगा इस बावजूद जब हम उसके मैग्नेट हटा चुके होंगे। अच्छा, अगर उसकी कोरिसिविटी ज्यादा है इसका मतलब है जितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसने अपने अंदर बचाई है उसको नष्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो कोरिसिव क्या होता है? जो बचा हुआ रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन होता है उसको जीरो करने के लिए जितनी फील्ड हमको लगानी पड़ती है उसी को हम उसकी रिटेंटिविटी कोर्सिविटी कहते हैं, सॉरी। तो रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है उसको खत्म करने के लिए जितना उल्टी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लगती है उसको उसकी कोर्सिविटी कहते हैं। तो अगर किसी मटेरियल में रिटेंटिविटी ज्यादा है यानी ये येलो वाला पोर्शन ज्यादा है तो रिटेंटिविटी ज्यादा होने का मतलब है उसके अंदर मैग्नेटिज्म बचाए रखने की क्षमता ज्यादा है। चुंबक लगाओगे तो चुंबक की प्रॉपर्टी को चुरा लेगा अपने पास, ऐसे कह सकते हो। और कोर्सिविटी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब जितना उसने चुराया है उस मैग्नेटिक फील्ड को बचाए भी बहुत देर तक रखा रह जाएगा। और अगर कोर्सिविटी कम है इसका मतलब थोड़ी सी फील्ड लगी तो मटेरियल का वो बचा हुआ मैग्नेटिज्म उससे गायब हो जाएगा। ठीक है, ये एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझनी है यहाँ पर। अब हम पहले बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है भाई? परमानेंट मैग्नेट की खास बात, परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसमें हमेशा मैग्नेटिज्म बना रहे। आप जैसे रेडियो वगैरह में देखते हो एक गोल चुंबक होता होगा, होता है। तो वो जो गोल चुंबक होता है वो एक परमानेंट मैग्नेट होता है, मतलब उसमें हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है। तो कैसे बनाया जाता होगा? आप अब परमानेंट मैग्नेट सब जमीन से नहीं निकलते, वैसे तो पहली बार जो चुंबक पाया था इंसानों ने वो तो ज्वालामुखी से जो निकले थे जमीन के अंदर से वो थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने चुंबक बनाने सीख लिए। तो क्या करते हैं कि एक मटेरियल लेते हैं, जैसे मान लो एक कोई मटेरियल लिया, कोई मटेरियल लोहे का निकल का, और उसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। तो इसको एक नॉर्थ और साउथ के बीच में रख दिया। तो नॉर्थ साउथ में रखने से जो मैग्नेटिक फील्ड थी जब वो इस मटेरियल से गुजरी तो उसने मटेरियल के अंदर चुंबकीय गुण डाल दिए, मैग्नेटिज्म इसके अंदर डाल दिया। फिर क्या किया, हमने चुंबक हटा दिया, अब हमारा मटेरियल बाहर आ गया।
अब ये मटेरियल बाहर आ चुका है, लेकिन इसके अंदर अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है, तो यानी ये मटेरियल अब एक परमानेंट चुंबक बन चुका है। अब अगर कोई चुंबक परमानेंट बन गया है, इसका मतलब है पहली बात तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचाए रखने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो बचाए रखा है, उसको अपने पास बनाए भी रखे, यानी उसकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा हो, ये रिटेंटिविटी ज्यादा हो, और उसकी कोरिसिविटी भी ज्यादा हो। रिटेंटिविटी ज्यादा होने से क्या होगा, उसके अंदर ज्यादा चुंबकत्व होगा। कोरिसिविटी ज्यादा होने की वजह से ये होगा कि उसकी उस चुंबकीय गुण को अगर आप नष्ट करना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए आप जो नोट्स मैंने दिए हैं उसमें आपने देखा होगा, उसमें पहला पॉइंट लिखा है कि permanent magnets have large magnetic behavior over large period of time। मतलब परमानेंट मैग्नेट लंबे समय तक अच्छा खासा चुंबकीय प्रॉपर्टी रखते हैं, तभी तो परमानेंट कहलाते हैं। परमानेंट का मतलब ये जो हमेशा रहे, जो नष्ट ना हो। दूसरा पॉइंट है द मटेरियल शुड हैव लार्ज रिटेंटिविटी। मटेरियल के पास लार्ज रिटेंटिविटी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, रिटेंटिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि जब उसको बनाया गया होगा तो उसके साथ जो चुंबक रखा गया था, उस चुंबक ने उस मटेरियल ने चुंबक का मैग्नेटिज्म अपने अंदर रिस्टोर कर लिया, अपने अंदर उसने चुरा के रख लिया है। तीसरे पॉइंट थी द मटेरियल शुड possess हाई saturation मैग्नेटाइजेशन। मटेरियल का सेचुराइजेशन मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होना चाहिए। ये क्या वैल्यू होती है, ये वैल्यू जैसे कि आपने, जैसे ये मटेरियल है, मान देखो मटेरियल है, एक मटेरियल में ऐसे मैग्नेटिज्म हुआ और बस यहीं पे होकर के रुक गया, तो उसका छोटा सा लूप बना। एक दूसरा मटेरियल है, दूसरे मटेरियल में क्या हुआ, इस तरह शुरू हुआ मैग्नेटिज्म, हाई वैल्यू पे जा करके रुका, तो उसका हिस्टैरिसीस लूप भी आपका बड़ा बना। तो देखो, अगर हाई सेचुरेशन सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन ये होता है, ये वाली वैल्यू, तो अगर सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है तो इसका मतलब उसी हिसाब से उसकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा होगी, और रिटेंटिविटी ज्यादा है इसका मतलब मटेरियल के अंदर चुंबकीय गुण ज्यादा एक मात्रा में आ चुके हैं। तो आपने लिखा है अगला पॉइंट, द मटेरियल शुड possess हाई सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, द मटेरियल शुड हैव लार्ज कोरिसिविटी। कोरिसिविटी होने का मतलब है जो एक्स एक्सिस पर ये वाली जो वैल्यू होती है, जो आप लगाते हो मैग्नेटिक फील्ड ताकि मैग्नेटाइजेशन नष्ट हो सके, इसको ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होने का मतलब है अगर आप परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक बिहेवियर नष्ट करना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। तो अब हमारे पास निकल के आया कि परमानेंट मैग्नेट ऐसे होने चाहिए जिनमें रिटेंटिविटी भी ज्यादा हो और कोरिसिविटी भी ज्यादा हो। तो इस वजह से इनका जो हिस्टैरिसीस लूप होता है वो फैट हो जाता है। फैट मतलब देखो कैसे, आपने ऐसे मैग्नेटिक किया, ये हाई में सेचुरेशन पहुंच गया, फिर उसके बाद ये ऐसे हुआ, और अब आपको इसे कोरिसिविटी भी ज्यादा करनी है। तो कोरिसिविटी ज्यादा करोगे तो कोरिसिविटी देखो अब ज्यादा हो गई, इक्वलिसिविटी भी ज्यादा हो गई, और यहाँ पर रिटेंटिविटी भी ज्यादा हो गई। अब इसी हिसाब से आप पूरा लूप बना लो इस तरह से। तो देख रहे हो ये जो हिस्टैरिसीस लूप बन के आ रहा है, इट इज फैट, मोटा सा है। तो आपका परमानेंट मैग्नेट जो बनेगा उसका हिस्टैरिसीस लूप हमेशा इस तरह से होगा, जिसकी रिटेंटिविटी वाला पोर्शन भी ज्यादा होना चाहिए और जिसकी कोरिसिविटी वाला पोर्शन भी ज्यादा होना चाहिए। जब ये दोनों पोर्शन इस तरह से ज्यादा होंगे, उस स्थिति में आपका मटेरियल बिल्कुल सुटेबल होगा परमानेंट बनाने के लिए। तो जैसे आपके पास एक्स वाई जेड तीन तरह के मटेरियल दे दिए गए, मान लो कोई आयरन दे दिया, कोई निकल दे दिया, कोई कोबाल्ट दे दिया, कोई अलॉय दे दिया, ऐसा कुछ उसी का, और आपसे पूछा बताओ इन चार पांच तरह के जो मटेरियल है इनमें से किस मटेरियल को हम परमानेंट मैग्नेट में बनाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। आप इस चुनाव कैसे करोगे, आप क्या करोगे, हर मटेरियल के लिए जो पांचों मटेरियल दिए गए हैं सबका हिस्टैरिसीस कर्व ड्रॉ करोगे। इसके तरीके हैं, उसके एक्सपेरिमेंटल तरीके होते हैं। तो आपने हर दिए गए सैंपल के लिए हिस्टैरिसीस कर्व को ड्रॉ किया। जिस हिस्टैरिसीस कर्व
जिस हिस्टैरिसीस कर्व के लिए सबसे ज्यादा रिटेंटिविटी होगी और सबसे ज्यादा कोर्सिविटी होगी, वही सबसे सुटेबल होगा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। हाँ इकरा, कुछ पूछ रही हो? यस सर। सर या ऐसा हो सकता है कि कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों बराबर हों? हाँ, इस पे कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों बराबर भी हो सकती हैं। आप कोर्सिविटी को, अगर पॉसिबल है, मटेरियल के अंदर क्षमता है, तो आप उसको ज्यादा रख सकते हो। ऐसा इस पे कोई शर्त नहीं है, बस शर्त ये है कि दोनों जो मैक्सिमम हो सके उतनी होनी चाहिए। ओके, मटेरियल में ओके रिटेंटिविटी सर। जितनी ज्यादा हो सके उतनी उतनी ज्यादा रखो, कोर्सिविटी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा रखो। इससे आप मटेरियल की जो परमानेंसी है उसको बनाए रख पाओगे, अदरवाइज फिर वो जो है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, वो परमानेंट नहीं रह पाएगा। देखो जैसे ऐसे सोचो, जैसे घरों में जितने फ्रिज होते हैं, फ्रिज है, टेलीविजन है, या और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, माइक्रोवेव ओवन होता है, तो इन सब में करंट फ्लो करती है। और हमें मालूम है कि जहां कहीं भी करंट का फ्लो होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी टेलीविजन से लेकर के फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशन, इन सभी तरह के होम अप्लायंसेस में अपनी खुद की एक चुंबकीय क्षमता होती है। इनकी चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है क्योंकि करंट उनमें फ्लो करती है। अब आप सोचो आपके पास रेडियो है, रेडियो जो बैटरी से चलता है, तो रेडियो के अंदर स्पीकर को काम कराने के लिए एक गोल परमानेंट मैग्नेट उसमें लगा होता है। आप लोगों ने शायद देखा हो, गोल मैग्नेट होता है, बीच में छेद होता है। तो वो जो परमानेंट मैग्नेट होता है, वो उसकी मैग्नेटिज्म की वजह से ही आपका स्पीकर काम करता है। अब आप सोचो, आपने एयर कंडीशन है, मतलब या आपके पास फ्रिज है, आपने फ्रिज के ऊपर अपना रेडियो रख दिया, जस्ट रख दिया ताकि हम सेफ जगह रहे, वहां से उसको हम चलाएंगे। लेकिन जैसे फ्रिज ऑन है, तो फ्रिज के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जब रेडियो के ऊपर लगेगी, क्योंकि रेडियो आपने उसके ऊपर रखा है, तो ऐसा भी संभावना है कि फ्रिज की मैग्नेटिक फील्ड रेडियो के अंदर के जो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है उससे कोलिसिविटी के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो गया एक्सीडेंटली, तो आपके रेडियो के स्पीकर का परमानेंट मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म खो देगा, और जैसे वो अपना मैग्नेटिज्म खोएगा स्पीकर बेकार हो जाएगा, फिर आपका रेडियो काम करना बंद कर देगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसी एक्सीडेंटल सिचुएशन ना आए, इसीलिए हम ऐसे मटेरियल का चुनाव करते हैं जिसमें कोर्सिविटी बहुत ज्यादा हो। यानी इतनी कोर्सिविटी हो कि उसको टीवी के बगल में रेडियो रख दो, या फ्रिज के बगल में रेडियो रख दो, या जनरेटर है घर में, जो आपके इन्वर्टर है उनके ऊपर रख दो, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड से स्पीकर खत्म ना हो जाए, उसके अंदर का मैग्नेटिज्म वो बना रहे, उसके अंदर का मैग्नेटिज्म। ये सारी चीजें, इन्हीं लिए हम कोशिश करेंगे मटेरियल की जितनी ज्यादा रिटेंटिविटी हो उतना अच्छा, और जितनी ज्यादा कोर्सिविटी हो उतना अच्छा है। पांचवा था, फॉर परमानेंट मैग्नेट हिस्टैरिसीस लॉस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमने कल बताया था कि जो एरिया आप बनाते हो, जो इस हिस्टैरिसीस लूप का एरिया होता है, वो एरिया एक एनर्जी के लॉस को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ से आई एनर्जी? जब आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो मटेरियल के अंदर के जो छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट थे, उन्होंने अपने आप को घुमाने के लिए बाहर की फील्ड से एनर्जी ले ली थी। ओके, और फिर आपने जब मैग्नेटिक फील्ड को दूसरी दिशा में रखा, तो हटाया जब मैग्नेटिक फील्ड को, तो कायदे से वो एनर्जी रिवर्ट बैक हो जानी चाहिए। भाई हमने आपको दिया कुछ पैसा ताकि आप उसका इस्तेमाल करके अपना काम कर सको, और बाद में फिर जब हम मांगेंगे तो आपको वो पैसा हमको वापस करना चाहिए, क्योंकि वो हमने आपको उधार दिया था। लेकिन हुआ क्या, कुछ एटम तो वापस आ जाते हैं अपनी पोजीशन में और एनर्जी को रिवर्ट बैक कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं जो एक खास दिशा में बने रहते हैं, वो घूमते ही नहीं है वापस, इसीलिए वो एनर्जी वापस नहीं करते हैं। ऐसे मोटे मोटे तौर पे आप एक कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग के रूप में समझो। तो मटेरियल जितनी एनर्जी लेता है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड के वापस जीरो होने पर वो उतनी वापस नहीं करता है। तो जो एनर्जी अपने अंदर बचाए रख ली जाता है, और वो उसको बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको एक खास तरह के मैग्नेटाइजेशन को अपने अंदर चलाए रखना है, अपने अंदर बनाए रखना है। तो वो एनर्जी जो मटेरियल के अंदर रह जाती है, वो एनर्जी धीरे धीरे उसकी हीट के फॉर्म में उसमें से बाहर इवेपोरेट होती रहती है या डिसिपेट होती रहती है। तो ये जो हीट निकलती रहती है, इसी को हम एनर्जी लॉस कहते हैं।
इसी को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, जो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलती रहती है। ओके, तो क्योंकि ये तब इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत ज्यादा जब आप अपने मटेरियल के ऊपर बार बार मैग्नेटिक फील्ड प्लस डायरेक्शन में, फिर माइनस डायरेक्शन में, फिर प्लस डायरेक्शन में, फिर माइनस डायरेक्शन में लगाओ। अगर आप ऐसा बार बार कर रहे हो तो आपका बार बार एनर्जी जाएगी, इसमें से ली जाएगी, फिर जाएगी, फिर ली जाएगी, तो इसके अंदर वो हीट डेवलप होगी। लेकिन परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार मटेरियल लिया, उसके चारों तरफ इस तरह से मैग्नेट लगाए, मैग्नेट लगाने की वजह से मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म आया, और मटेरियल के अंदर एक बार जब मैग्नेटिज्म आ गया तो फिर मटेरियल एक मैग्नेट की तरह से कन्वर्ट हो गया। और जैसे मटेरियल एक मैग्नेट की तरह से कन्वर्ट हुआ, वैसे ही उसके अंदर रिटेंटिविटी भी आ गई, कोएसिविटी भी आ गई। अब आप उसको बाहर ले जा करके इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहे हो। तो हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि एच की वैल्यू बार बार चेंज नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसका लूप का एरिया ज्यादा भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हीट एक ही बार जनरेट हुई होगी, उसके बाद से कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, उसके बाद से तो ये एक परमानेंट मैग्नेट बन गया है। तो इसीलिए लिखा है फॉर परमानेंट मैग्नेट हिस्टैरिसीस लॉस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मटेरियल नीड नॉट टू टेक इन थ्रू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्योंकि मटेरियल को हम बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के चरणों से नहीं गुजार रहे हैं। हमने एक बार कर दिया हो गया परमानेंट मैग्नेट, दैट्स इनफ। तो इसलिए हमारे लिए हिस्टैरिसीस लॉ ऑफ एरिया बहुत बड़ा है, इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आखिरी पॉइंट मैंने आपको दिया है, उसमें लिखा है कि स्टील इज सुटेबल ओल्ड मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट। ओल्ड मटेरियल मतलब बहुत समय से हम लोग इसका यूज करते आ रहे हैं, जब से टेक्नोलॉजिकल हम लोग ग्रो किए हैं, तो हम स्टील को चुनते हैं एक परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। आज की डेट में एल्निको एक मटेरियल है जिसको कि हम नाम देते हैं एल्निको। एल्निको का इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। अब एल्निको जो होता है बेसिकली ये ये अलॉय है, एक मिश्र धातु है, जिसमें आप देख रहे हो जो उसके मेन कंपोनेंट हैं उन्हीं के नामों को लेकर के बनाया गया है। इसमें आपके पास जो निकिल है, निकिल जो होता है वो 18% होता है, ये दिया गया है आपको नोट्स में, आप देख लीजिएगा। एल्युमिनियम जो है वो 10% दिया गया है। कोबाल्ट जो है वो 12% है। कॉपर जो है वो 6% है। और आयरन जो है वो 54% है। तो इस तरह से एल्निको, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट को इसमें मुख्य रूप से नाम दिया गया है। तो एल्निको जो है वो एक ऐसा मिश्र धातु है जिसको कि आज की डेट में प्रेफर किया जाता है हम परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। और पहले जमाने में जब ये एल्निको नहीं था, उस समय जो हमारा हमारी जो पहली पसंद थी, हमारी पहली पसंद स्टील थी, हम स्टील का इस्तेमाल करते थे। आपको मालूम है स्टील भी एक तरह का, उसमें भी चीजें मिलाई जाती हैं, कोबाल्ट, और उसमें भी जिप्सम और ये सब जिंक वगैरह को मिला करके ही बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया परमानेंट मैग्नेट का बात। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? जैसा कि नाम आप देख रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने से मैग्नेटिज्म अपने अंदर रखते हैं। आपने करंट फ्लो कराई, और करंट फ्लो कराने की वजह से उनके अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। और जैसे आप करंट हटाते हो, वैसे ही उसमें से नेगेटिव बिहेवियर चला जाए, ये आप चाहते हो। तो आप चाहते हो कि ऐसे मैग्नेट बनाए जाए जो परमानेंट मैग्नेट ना हो, वो उतनी देर तक मैग्नेट रहे जितनी देर तक हम उसमें करंट फ्लो कराएं, और जैसे हम करंट फ्लो कराना बंद करें, वो तुरंत ही नॉर्मल मटेरियल की तरह से कन्वर्ट हो जाए। इसका एक एप्लीकेशन जरा सा आप समझ लें, एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, उसको समझ जाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा आसानी होगी इसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए। देखो ऐसा होता है जैसे जो बड़े बड़े जंक यार्ड होते हैं, मतलब बड़े बड़े कूड़ा घर हैं, ऐसी जगह है जहाँ पर कूड़ा बहुत सारा इकट्ठा होता है। अब मान लो हमें उसमें से, उस कूड़े में से मैग्नेटिक मटेरियल निकालना है। मैग्नेटिक तो लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल, जो चुंबक के क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं, उनको हमें छांटना है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे जेसीबी मशीन आप देखते हो, उस तरह की एक मशीन होती है। उस मशीन पर एक लीवर लगा होता है,
और उस लीवर के आगे एक हुक होता है, हुक से एक तार लटका होता है, मोटा केबल होता है, और उसमें एक मेटल की प्लेट लगी होती है। तो ये एक मेटल की प्लेट है, नॉर्मली आयरन, और किसकी प्लेट बननी यही हमें समझना है। उसके बाद यहाँ जो ऑपरेटर बैठा हुआ होता है उसके पास सामने एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में करंट प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, मतलब एक तरह से वो एक जनरेटर जैसा होता है। एक तार होता है जो यहाँ फ्लो करता है, आता हुआ होता है, और इस प्लेट के अंदर मान लो लूप के रूप में रहता है। जैसे ही ऑपरेटर अपने लीवर ऑन करता है, करंट फ्लो करती है, और करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ इस करंट के फ्लो होने की वजह से ये जो मेटल की जो प्लेट लगी है इसके पास एक मैग्नेटिज्म आ जाता है। अब मैग्नेटिज्म आने से क्या हुआ, जहां वो आपने कूड़ा, वो जो वेस्ट मटेरियल थे वो रखे थे, वो यहाँ पे रखे हुए हैं जमीन पे, पूरा बिखार, लोगों ने उसको बिखेर दिया है। अब जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आती है और काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जितना भी लोहा वगैरह होता है वो लोहा यहाँ से उठ उठ करके चिपकना शुरू कर देता है। ये इंसान क्या करता है, इस प्लेट को इस पूरी जगह पे घुमाता है, इसके नीचे ला करके इसके पास लाके घुमाता है। तो थोड़ी देर बाद इसमें से लोहा वगैरह, जो भी लोहे की पिन, लोहे के जो भी चिपकने वाला सामान है, वो सब जा करके इस तवे पे, इस प्लेट पर चिपक जाता है। अच्छा खासा एरिया होता है इसका, बड़ा सा प्लेट होती है, यहाँ चिपक जाता है। तो क्या किया, कितनी आसान तरीके से हमने इस कूड़े में से बारीक लोहे की पिन तक को खींच करके अपने पास चिपका लिया। उसके बाद क्या होता है, ये व्यक्ति आगे जाता है। आगे जाने के बाद ये अपनी गाड़ी आगे खड़ी करेगा, कहीं और जाएगा जहां जरूरत है, और वहां जा करके ये फिर से इस तवे को यहाँ रखेगा, मतलब जहां आप इकट्ठा करना चाहते हैं लोहा। फिर ये क्या करेगा, व्यक्ति अंदर उस लीवर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया था। एक डायरेक्शन में घुमाया था तो करंट फ्लो हुई, लोहा चिपक गया। उल्टी दिशा में घुमाएगा तो जैसे उल्टी दिशा में घुमाएगा, इसके अंदर से एक उल्टी दिशा में करंट जाएगी, और वो उल्टी दिशा में करंट जा करके इस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर देगी। तो एक दिशा में गई करंट ने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, दूसरी दिशा में गई करंट ने इस तवे को डीमैग्नेटाइज कर दिया। यानी अब ये सिर्फ लोहे की प्लेट बची, इसके अंदर का बिल्कुल मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल जीरो हो गया। तो जैसे ऐसा होगा तो इसके अंदर जितना लोहे का सामान लगा था वो सब यहाँ से, अब चिपकेगा क्यों, चिपके कोई बात ही नहीं रह गई, वो सब गिर जाएगा, और हम एक जो जगह है उस जगह पर जा करके उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मैनुअली ढूंढने की बजाय इस कूड़े के ढेर में से हम लोहे चिपकने वाली जो चुंबकीय चीजें हैं उनको एक जगह से इकट्ठा करके एक जगह पर डंप कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बड़े लेवल पे लोग करते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का रोल क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का रोल ये है कि हम थोड़ी करंट फ्लो कराएं, हमें बहुत ज्यादा ना करंट फ्लो करानी पड़े, कहाँ इतना बड़ा जनरेटर लेके कोई इस केबिन में बैठेगा। तो थोड़ी सी करंट फ्लो कराओ, उस थोड़ी सी करंट से इस मटेरियल के अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आए। बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा तभी ये इसमें से कूड़े के ढेर की गहराई से लोहे की जो चीजें हैं, बारीक बारीक पतली से पतली पिन है, उनको भी खींच के अपने पास रख लेगा। के बाद वो इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पर। फिर आप क्या करिए, आगे बढ़िए, मैग्नेटिक फील्ड को फिर जो चिपका हुआ है उसको हटाने के लिए आपको थोड़ी मात्रा में करंट वापस से फ्लो करानी होगी, ताकि ये मटेरियल डिमैग्नेटाइज हो जाए और सारा लोहा यहाँ पर एक बॉक्स में इकट्ठा हो जाए। तो हमारा, अब इस सब चीज को अगर हम हिस्टैरिसीस लूप के थ्रू देखना चाहें तो हमारा हिस्टैरिसीस लूप कैसा होना चाहिए, हिस्टैरिसीस लूप ऐसा होना चाहिए। आप बाहर से एच लगा रहे हो, एच कैसे लगा रहे हो, इस करंट के थ्रू। तो जब आप इसमें करंट फ्लो कराओगे तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के ऊपर लगेगी, और मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज होना शुरू होगा। तो देखो तेजी से मैग्नेटाइज हुआ और काफी ज्यादा मैग्नेटिक हो गया। देखा आपने, ग्राफ ऊपर गया तो काफी ज्यादा मैग्नेटिक हो गया। तो और फिर जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को, करंट को जीरो करोगे, तो भी मटेरियल के अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड बचा रह जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई, रिटेंटिविटी, जो कि काफी ज्यादा है, यानी बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बन जाएगा। आपने एच लगाया, आपने बाहर करंट को फ्लो कराया, उससे एच जनरेट हुआ, उस एच ने मटेरियल को अच्छा खासा मैग्नेटाइज कर दिया। अब आप चाहते हो कि जब ये इसका रिटेंटिविटी जीरो करनी हो तो हमें थोड़ी सी ही करंट फ्लो करानी पड़े। तो यानी कि जब करंट को अपोजिट डायरेक्शन में आप इस लीवर से फ्लो कराओगे, जैसे यहाँ हुआ, तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, और इतनी मैग्नेटिक फील्ड में आपका मैग्नेटिज्म एकदम से घट के जीरो हो जाना चाहिए।
तो आप थोड़ी सी करंट से ही इसके मैग्नेटिज्म को जीरो करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो इसकी रिटेंटिविटी कम हो, लेकिन सॉरी इसकी कोरिसिविटी कम हो लेकिन इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा हो। इस लॉजिक को समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट ही है, केवल लॉजिक ही है इसके पीछे। अगर उसको एक बार आप समझ गए देन द टॉपिक इज एक्सट्रीमली इजी, दिस इज नॉट अ वेरी टफ टॉपिक। लेकिन अगर लॉजिक नहीं समझोगे तो रटना पड़ेगा काफी कुछ। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो आप चाहे कि बहुत अच्छा मैग्नेट बन जाए, यानी रिटेंटिविटी उसकी काफी ज्यादा हो। फिर आप चाहते हो कि वो जो मैग्नेटिज्म इसके अंदर था वो बहुत तेजी से जीरो हो जाए, थोड़ी सी करंट लगाने से जीरो हो जाए, तो उसकी कोर्सिविटी को आप कम रखना चाहते हैं। इस वजह से अगर आप हिस्टैरिसीस लूप देखोगे तो हिस्टैरिसीस लूप थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा होगा, रिटेंटिविटी ज्यादा, कोर्सिविटी कम होने की वजह से ये थोड़ा सा पतला होगा। पिछला परमानेंट वाले मैग्नेट का जो हिस्टैरिसीस लूप था इट वाज फैट, वो फैट था। ये वाला जो हिस्टैरिसीस लूप बनेगा वो स्लिम बनेगा, दुबला पतला सा बनेगा। तो दुबला पतला सा बनने का मतलब है अब आप इसको इसी दिशा में बढ़ाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, हाई रिटेंटिविटी, और फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो आप चाहते क्या हो, रिटेंटिविटी कम हो, सॉरी 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 को रिटेंटिविटी ज्यादा हो, कोरिसिविटी कम हो। कोरिसिविटी का मतलब ये है ना एक्स एक्सिस पे ये वाली वैल्यू, ये आप कम से कम रखना चाहते हो। और रिटेंटिविटी यानी उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है उसको आप ज्यादा से ज्यादा बनाए रखना चाहते हो। तो इन सारी वजहों की वजह से हम हमेशा ऐसा मटेरियल चुनेंगे इस तरह का जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि एक टेम्पररी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी क्यों, क्योंकि जितनी देर के लिए आपने करंट फ्लो कराई उतनी देर के लिए वो चुंबकित रहा, और जैसे ही करंट को आपने अपोजिट डायरेक्शन में किया उसके अंदर का चुंबकत्व खत्म हो गया। तो एक टेम्पररी मैग्नेट आपको यहाँ पर बनाना है। तो आपने लिखा है आपने देखिएगा नोट्स में, आपने कॉपी में अगर लिखा होगा तो उसमें लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट ओनली, सिर्फ करंट की वजह से ही ये मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल शुड हैव लो, मटेरियल शुड हैव, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मटेरियल शुड हैव लार्ज रिटेंटिविटी, ये इसको मुझे करेक्ट करवाना है। आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए मटेरियल शुड हैव लार्ज रिटेंटिविटी, देख रहे हो ना डायग्राम में, लार्ज रिटेंटिविटी होनी चाहिए। नोट्स में लो लिख दिया गया है, उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, लार्ज रिटेंटिविटी। तीसरा पॉइंट है मटेरियल शुड हैव लार्ज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, जाहिर सी बात है अगर रिटेंटिविटी ज्यादा रखनी है तो आपको उसका सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन भी ज्यादा रखना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू, यानी जितना ऊपर जा सके, जितना ऊपर तक जा सके उतना जाए। चौथा पॉइंट है मटेरियल मस्ट हैव, मटेरियल मस्ट हैव लो कोरिसिविटी। ये जो कोरिसिविटी है ये वाली एक्स एक्सिस पे ये जो आ रहा है कोरिसिविटी की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आपकी स्मॉल होनी चाहिए, कोरिसिविटी मस्ट बी लो या स्मॉल। अब आप चाहते हो कि, अब देखो क्योंकि आपको यहाँ बार बार चुंबक बनाना है ना, इसको बार बार करंट को फ्लो करा के आप इसको चुंबक बनाओगे, फिर इसको डीमैग्नेटाइज करोगे, फिर मैग्नेटाइज करोगे, क्योंकि आप जब भी मैग्नेटाइज करोगे तो कूड़े में से निकालेगा लोहे की चीजों को, फिर जब डीमैग्नेटाइज करोगे तो डंप करेगा, फिर जाकर के मैग्नेटाइज करोगे। तो आप ये बात चाहोगे कि इसके हिस्टैरिसीस लॉस का इश्यू आएगा, ऐसा ना हो कि वो इतना गर्म हो जाए कि वो मतलब पिघलना शुरू हो जाए या गर्मी की वजह से वो कुछ और तरह के नुकसान करने शुरू कर दे। तो आप हमेशा चाहोगे कि हम ऐसा मटेरियल चुनो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जिसका हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। ठीक है, ये लिखा है द हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ मटेरियल शुड बी स्मॉल, such materials would not heat during the process of magnetization and demagnetization। अगर आप दिन भर में ये काम 10 बार करने वाले हो तो आप चाहोगे कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट ना हो, हालांकि बहुत दिक्कत नहीं होनी है आपको, बट फिर भी आप प्रेफर करोगे ऐसे मटेरियल को चुना जाए जिसमें कि हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम हो, ताकि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से हीट बहुत ज्यादा जनरेट ना हो। तो यानी कि आपको क्या करना होगा, आपको ऐसा मटेरियल चुनना होगा जिसका हिस्टैरिसीस लूप रिटेंटिविटी ज्यादा हो, कोरिसिविटी कम हो। तो जितना पतला बन सके हिस्टैरिसीस लूप
उतने पतले हिस्टैरिसीस लूप वाले मटेरियल को आप चुनो, कोरिसिविटी बहुत कम हो, रिटेंटिविटी ज्यादा हो, और एरिया भी बहुत ज्यादा ना हो, इस हिस्टैरिसीस लूप का एरिया भी कम हो। तो तीन चीजें आप चाहते हो, रिटेंटिविटी ज्यादा, कोरिसिविटी कम, और एरिया भी आपको बहुत ज्यादा उसका नहीं चाहिए, क्योंकि एरिया हिस्टैरिसीस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये हो गया। अब इसके लिए सबसे ज्यादा मुफीद कौन है, इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है आपके पास सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जो होता है, दिस इज मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन से आपका क्या मतलब निकल के आता है? सॉफ्ट आयरन भी आयरन जिसे आप से वो लोग गाँव में पहले, अब तो वहां भी अच्छे अच्छे उपकरण आ चुके हैं, खुरपी इस्तेमाल करते थे, हसिया इस्तेमाल करते थे, तो वो एक तरह से सॉफ्ट आयरन के बनाए हुए मटेरियल होते थे। जो लोहा होता था वो, तो उसकी धार थोड़ा जल्दी मुड़ जाती थी, तो लोग एक दराते रखते थे, जो दराती जो रखते थे जिस धार को बनाया जाता है वो थोड़ा हार्ड होता था, तो खुरपी या हंसिये जो होते थे उसकी धार को लोग घर पे ही अपने हिसाब से उसको ठीक करके फिर उससे काम लेते थे, तो वो सॉफ्ट आयरन होता था। ओके, लास्ट जो हमारा एप्लीकेशन है हिस्टैरिसीस लूप का, वो है ट्रांसफार्मर कोर। लास्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कोर। क्या होता है बच्चों ट्रांसफार्मर कोर में? आपने पढ़ा है ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर के बीच में एक लोहे की क्रोड होती है, इसको हम कोर कहते हैं। इस तरह की एक कोर होता है उसके अंदर। अब उसके एक सिरे पर, उस क्रोड के एक सिरे पर तार लपेटा होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और दूसरे सिरे पर एक तार लपेटा होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है। अभी थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि फैराडे का लॉ इस ट्रांसफार्मर कोर के ऊपर काम करता है। तो जब यहाँ करंट फ्लो करती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी कॉइल में जाती है। आप जो करंट यहाँ फ्लो कराते हो वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, यानी कि एक सेकंड में 50 बार वो प्लस 50 बार माइनस होती है। ये प्लस माइनस साइकिल के बीच में वो चलती रहती है करंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि जब प्लस साइकिल चलती है तो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में आप मान सकते होती है, और जब माइनस साइकिल चलती है तो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में काम करती है। ठीक है, तो अब ये जो कोर है, ये जो जिस मटेरियल के ऊपर तार लपेटे गए हैं, इस मटेरियल की दुविधा ये है कि इस मटेरियल के ऊपर ऐसी करंट लगती है जो एक सेकंड में 50 बार प्लस होती है, 50 बार माइनस होती है। यानी 50 बार वो मटेरियल को एक दिशा में मैग्नेटाइज करती है, 50 बार मटेरियल को दूसरी दिशा में मैग्नेटाइज करती है पर सेकेंड। ये सारा काम एक सेकेंड में होता है। तो ये मटेरियल बहुत तेजी से मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज हो रहा होता है। अगर ये बहुत तेजी से मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज हो रहा होगा तो इसका जो हिस्टैरिसीस लूप होगा वो बार बार ट्रेस हो रहा होगा, एक सेकंड 50 बार ट्रेस हो रहा होगा। और अगर वो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज्यादा है, यानी कि उसमें हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा है, तो ये जो बार बार मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज होगा इस ट्रांसफार्मर के अंदर, तो इतनी हीट जनरेट करेगा कि उस हीट से ये ट्रांसफार्मर थोड़ी समय में पिघल जाएगा। तो हम ट्रांसफार्मर कोर को बनाने के लिए एक ऐसे मटेरियल का चुनाव करेंगे जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस जितना कम हो सके उतना कम हो। अब हिस्टैरिसीस लॉस कम होने का मतलब हमारा एरिया कम होना चाहिए। अब एरिया बनता कैसे है? एरिया जब बनाते हो हिस्टैरिसीस का, तो उस एरिया में दो हिस्से आते हैं, एक आता है रिटेंटिविटी, एक आता है कोरिसिविटी। तो अगर आप चाहते हो कि हम एक ऐसा लूप, एक ऐसा मटेरियल जिसका लूप बहुत छोटा हो, जैसे मान लो हमने बिल्कुल नन्हा सा लूप बनाया, ये हमारा है, तो इतना छोटा सा अगर हिस्टैरिसीस लूप वाले मटेरियल को आप चुनाव करोगे तो उस हिसाब से आपको रिटेंटिविटी में समझौता करना पड़ेगा और कोरिसिविटी में भी समझौता करना पड़ेगा, तभी इसका एरिया कम होगा, तभी इसके एरिया को हम इतना कम कर पाएंगे। एक मोटा मोटा आइडिया हमारा यही है। तो हम ट्रांसफार्मर कोर को बनाने के लिए एक ऐसे मटेरियल का चुनाव करते हैं जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम हो और कोरिसिविटी फोर्स भी कम हो। और रिटेंटिविटी अगर ज्यादा है तो कोई बात है, रिटेंटिविटी ज्यादा है तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक रहेगा। तो आप अगर इसको देखोगे तो आप कितना पतला बना सकते हो, इस तरफ से पतला सा, बिल्कुल पतला सा छोटा सा ऐसे बनाओ,
देखो कोर्सिविटी एकदम 0 करीब है, और रिटेंटिविटी है, कुछ है रिटेंटिविटी की वैल्यू, बट कोर्सिविटी इज वेरी स्मॉल। क्यों? हमारा मकसद है कि इसका एरिया जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम रखा जाए। तो ट्रांसफार्मर कोर के लिए आपने लिखा है, अ मटेरियल एट कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर passes through large number of magnetization and demagnetization processes. सो मटेरियल मस्ट है, बार बार इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए आवश्यक है कि मटेरियल के पास पहली बात तो लार्ज वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी हो। अब ये परमेबिलिटी का मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है परमेबिलिटी को, ये मटेरियल की मैग्नेटिक रिस्पॉन्स होता है, एक तरह से आप मान सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी बहुत डिटेल में उसको नहीं जा रहे हैं, जस्ट आप समझ लो परमेबिलिटी की लार्ज वैल्यू हो, उसका कोएर्सिव फोर्स स्मॉल हो, जैसे यहाँ देख रहे हो कोएर्सिव फोर्स स्मॉल होगा, और साथ ही साथ हिस्टैरिसीस का जो लॉस है वो भी कम हो। हिस्टैरिसीस लॉस कम होने का मतलब है कि जो लूप एरिया है, हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है, इट शुड बी स्मॉल, इट शुड हैव स्मॉल हिस्टैरिसीस लूप एरिया। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास कौन कौन है, आप अलॉय ले लो, म्यू मेटल जैसे है, एक म्यू मेटल है, ये भी अलॉय है निकेल का और आयरन का। इसमें आपके पास 77% निकेल होता है, 16% आयरन होता है, 5% कॉपर होता है, और 2% क्रोमियम होता है। ये लोगों ने अपने मेटलर्जिकल प्रोसेस के दौरान ये सब चीजें उन्होंने डिस्कवर की और बनाई है। तो ये इस तरह का जब हम अलॉय बनाते हैं तो वो सुटेबल होता है, इस तरह के अलॉय बनाए जाते हैं जब, तो वो सुटेबल होता है हमारे ट्रांसफार्मर कोर को बनाने के लिए, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन के बाद उसके अंदर वो चीजें आ जाती हैं, कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी की प्रॉपर्टी जो कि हमें चाहिए होती है। और ऐसा ही डायफ्राम के साथ भी होता है, टेलीफोन का जो डायफ्राम होता है उसके साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट क्या हुआ कि जब से इस दिवाली में फोन के साथ हमारी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो कुछ कुछ इशू रह गए हैं। पहले तो स्क्रीन पूरी डैमेज हो गई, तो स्क्रीन रिपेयर कराया तो अब वो कुछ उसका ऑन ऑफ का सडनली चार्जिंग के बाद होने लगता है और वो सुटेबल नहीं होता, इसीलिए हमने आज आपकी क्लास इस प्लेटफॉर्म पे ली है। ठीक है, आप लोग मुझे प्लीज बता दीजिएगा कल का क्या है। आई होप आज हम उसको दिखाएंगे तो कुछ ठीक हो जाएगा। तो कल का आपका एक्स्ट्रा क्लास मैथ का और क्या है सुबह, अगर कल की आपकी सुबह की टाइमिंग है देन वी कैन स्टार्ट अ क्लास। हम एक कुछ न्यूमेरिकल जो इसके हैं वो कराएंगे, और फिर उसके बाद कुछ अगली यूनिट के टॉपिक हम शुरू कर देंगे। तो कल हम 7 बजे से क्लास लेना चाहते हैं, अगर 7 बजे आप लोग सभी लोग फ्री हो, मैथ या केमिस्ट्री क्लास नहीं, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा।